नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास की पहली इकाई भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रियाएं, दूसरी इकाई शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड, तीसरी इकाई शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन, चौथी इकाई शिक्षा में बदलाव सुगमता, पांचवी इकाई शिक्षक विकास की समझ के एक वाक्य में उत्तर दीजिए और अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आई हूँ। बाकी के प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगी। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे देखिएगा और पिछला पेपर आपका कैसा गया जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नेतृत्व का क्या अर्थ है? नेतृत्व का अर्थ ऐसी योग्यता एवं क्षमता से है जिसमें मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का श्रेष्ठ प्रबंधन एवं संगठन की क्रियाएं निहित होनी चाहिए। राष्ट्र का निर्माता किसको कहा जाता है? राष्ट्र का निर्माता शिक्षक को कहा जाता है। विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूबी। विद्यालय के जीवन को संश्लिष्ट बनाने के प्रमुख 3 कारक बताइए। विद्यालय के जीवन को संश्लिष्ट बनाने के 3 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। शिक्षकों के परस्पर सहयोगी संबंध, विद्यालय की सामान्य चारित्रिक भावना, आदर्श वाक्य, झंडा, विद्यालय गान एवं विशिष्ट चिन्ह। विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह बृहत समाज के अंदर एक छोटा समाज होगा। यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लिना से हुई है। प्रधानाध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? प्रधानाध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संगठन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन, विद्यालय की साज सज्जा की उपयुक्त व्यवस्था। 8वां प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को रखने का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977 ने। गर्मी के मौसम में विद्यालय का समय क्या होना चाहिए? सुबह 7 बजे से शुरू किया जाए। कक्षा संस्कृति के कौन कौन से अवयव हैं? विश्वास, प्रतिस्पर्धा, सहयोग। विद्यालय संस्कृति के कौन कौन से तत्व समाहित हैं? विद्यालय संस्कृति में संगठन, प्रबंधन, क्रियाकलाप आदि तत्व समाहित हैं। किसने सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का शैक्षिक समस्याओं के समाधान में उपयोग किया था? स्टीफन एम कोरे। आध्यात्मिक विज्ञान किसे कहा गया है? योग को आध्यात्मिक विज्ञान कहा गया है। आध्यात्मिक विज्ञान किसे कहा गया है? योग को आध्यात्मिक विज्ञान कहा गया है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सृजनात्मकता का अर्थ बताइए। सृजन अथवा रचना संबंधी योग्यता। हमारे देश में शिक्षा की सामान्य संरचना क्या है? हमारे देश में वर्तमान समय में 10+2+3 योजना लागू है। अब है इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। विद्यालय संस्कृति की प्रमुख 3 विशेषताएं लिखिए। अनुभवों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, लिखित नियम। कक्षा संस्कृति की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। कक्ष का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार। अनुशासन कितने प्रकार का होता है? अनुशासन निम्न प्रकार का होता है। प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन, व्यावसायिक अनुशासन। कक्षा संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कक्षा संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। शिक्षक की योग्यता, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक का कर्तव्यबोध, विद्यालय संस्कृति। शालेय संस्कृति की 2 विशेषताएं लिखिए। शालेय संस्कृति की 2 विशेषताएं। शालेय संस्कृति एक व्यापक अवधारणा के रूप में शाला में परंपरा का समावेश, अनुभवों का आदान प्रदान, विविध विश्वासों का समावेश। 6वां प्रश्न है, शालेय संस्कृति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। शालेय संस्कृति के निम्न 2 प्रकार हैं। औपचारिक शालेय संस्कृति, विशेष विद्यालय संस्कृति। शाला नियोजन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। शाला नियोजन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
आवश्यकताओं पर आधारित विशिष्टता, अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत, मानवीय प्रयासों को बढ़ावा, राष्ट्रीय तथा राजकीय शैक्षिक नीतियों को प्रतिबिंबित करता है। नमनीयता। विद्यालय संकुल के उद्देश्यों को लिखिए। शिक्षा आयोग ने विद्यालय संकुल के निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिया है। विद्यालयों का अलगाव दूर करना और छोटे सरकारी सहकारी समूहों के रूप में कार्य करने में उनकी सहायता करना। शिक्षा विभाग द्वारा अधिकार सौंपे जाने के कार्य को संभव बनाना। निरीक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शब्दकोश के अनुसार निरीक्षण का अर्थ परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सरलतापूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। शिक्षा क्षेत्र में किसी भी निरीक्षण से विद्यालय की शिक्षा संबंधी क्रियाओं एवं स्थितियों से इसी प्रकार के परीक्षण का ही आभास होता है। सरकार की ओर से नियुक्त विद्यालय निरीक्षक समय समय पर विभिन्न विद्यालयों में जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के आंतरिक कार्यों के संगठन में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय के आंतरिक कार्यों के संगठन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संगठन, शिक्षण कार्य, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन, घर तथा समाज से संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था, संपादक मंडल, विद्यालय की साज सज्जा। छात्रों के वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत लिखिए। छात्रों के वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। वर्गीकरण करते समय प्रत्येक बालक की योग्यता, रुचि, आवश्यकता आदि को पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि बालक एक दूसरे से इन क्षेत्रों में भिन्न होता है। वर्गीकरण करने से पूर्व बालक के व्यक्तित्व का भली प्रकार विश्लेषण किया जाना चाहिए। वर्गीकरण करने से पूर्व बालक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते समय प्रत्येक बालक की योग्यता, रुचि, आवश्यकता आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि बालक एक दूसरे से इन क्षेत्रों में भिन्न होता है। वर्गीकरण करने से पूर्व बालक के व्यक्तित्व का भली प्रकार विश्लेषण किया जाना लाभकारी होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न पाया गया है। अब है इकाई 2, शाला प्रभावशीलता और शालीय मानदंड। इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है। व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह विचार किसका है। गिलफोर्ड का। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। प्रक्षेपण विधि। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। मूल्यांकनकर्ता के रूप में। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। 1957। बागले व कीथ ने अध्यापक के गुणों की सूची में किन किन गुणों को जोड़ा है। चातुर्य, नेतृत्व की क्षमता, स्पष्ट स्वर। विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु व भूमि ना तो अधिक शुष्क हो और ना ही अधिक नम। कक्षा में सीटों की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है। कक्षा में सीटों की व्यवस्था क्षैतिज रूप में, शीर्षात्मक रूप में और अर्धगोलाकार ढंग से की जा सकती है। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर अर्थात 130 से 170 तक भी हो सकती है। गिलफोर्ड ने कितने बौद्धिक योग्यताओं की पहचान की है। गिलफोर्ड ने 120 विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं की पहचान की है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है। बुद्धि 8 प्रकार की होती है। निर्देशन क्या है। व्यक्तिक सहायता। निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद क्या है। व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। बालक की शारीरिक विकलांगता कितने प्रकार की होती है। बालकों में शारीरिक विकलांगता 4 प्रकार की होती है। अब इसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में लेना होगा। समावेशी बालकों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। समावेशी बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों के गुणों तथा स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को संक्षिप्त में लिखें। शैक्षिक वातावरण प्रदान करना, प्रतिभाओं का विकास, बाधाओं को दूर करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, सकारात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाना। समावेशी शिक्षा की समस्याएं कौन कौन सी हैं। समावेशी शिक्षा की निम्नलिखित समस्याएं हैं।
समावेशी बालकों को समझने की व्यवस्था, औपचारिक शिक्षा की समस्या, व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या। पांचवा प्रश्न है संप्रेषण के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। संप्रेषण के 5 आधारभूत तत्व हैं जिनके बिना संप्रेषण अधूरा होता है। प्रारंभकर्ता, प्राप्तकर्ता, माध्यम, संदेश, प्रभाव। विद्यालय प्रभावशीलता की कोई परिभाषा दीजिए। परिभाषा, जिसमें सर्वोत्तम विद्यालयी प्रशासन, प्रबंधन, संगठन एवं समन्वय के द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, शालेय प्रभावशीलता कही जाती है। संप्रेषण की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, नाम लिखिए। संप्रेषण की मुख्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। शालेय मानदंडों के विकास के स्रोत लिखिए। शालेय मापदंडों के विकास के स्रोत, मानवीय मूल्य, सामाजिक परंपरा, शिक्षण सिद्धांत। शालेय संस्कृति एवं शालेय प्रभावशीलता में अंतर संबंध बताइए। सांस्कृतिक गुणों के विकास पर आधारित अंतर संबंध विद्यालय की प्रभावशीलता एवं विद्यालय संस्कृति दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सांस्कृतिक गुणों के विकास का उद्देश्य प्रत्येक प्रभावशील विद्यालय का होता है, वह अपने छात्रों में सांस्कृतिक योग्यता का विकास करता है, जिससे सांस्कृतिक विभिन्नता में भी एकता के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक परिवर्तन हेतु किए गए प्रयासों के नाम लिखिए। प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, प्रतिभा खोज, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायीकरण, प्रकाशन एवं प्रसार, शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार, शिक्षक शिक्षा। शाला में समग्र नामांकन की समस्याओं के नाम लिखिए। नेतृत्वता, शाला अनुभव की योग्यताएं, शिक्षक गण तथा कर्मचारी गण, अभिभावकों की संतुष्टि, शाला की लोकप्रियता, शाला की लोकतांत्रिक स्थिति एवं फीस इत्यादि। प्रतियोगिता, शाला की सामाजिक स्थिति व नामांकन संबंधित योजनाएं एवं नीतियां। विद्यालय प्रभावशीलता के सिद्धांत लिखिए। अधिगम गतिविधियों के प्रशासन का सिद्धांत, नियमों के प्रशासन संबंधी नीतियों का सिद्धांत, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के प्रशासन का सिद्धांत, सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रशासन संबंधी नीतियों का सिद्धांत। विशिष्ट बालक की कोई एक परिभाषा लिखिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है, जबकि लक्षण को सामान्य रूप से देखने से प्रत्यय की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों तथा विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है और इससे उसकी व्यवहार की अनुक्रियाएं और क्रियाएं प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा के अंतर्गत आने वाली अच्छी कक्ष पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, लिखिए। समावेशी कक्षा के अंतर्गत आने वाली कक्ष पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। सहभागी शिक्षण अथवा जन शिक्षण, संपूर्ण कक्षा शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, सहभागिता अधिगम, बहुस्तरीय अनुदेशन, समूह के बीच प्रतियोगिता। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बालक के मानसिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य। अगली इकाई है इकाई नंबर 3, शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन। इसमें पहला प्रश्न है निर्देशन क्या है। निर्देशन अदा, प्रदा, प्रक्रिया ये तीनों निर्देशन के रूप हैं। विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर के जीवन और शक्ति का संचार करता है। यह कथन जॉन ड्यूवी का है। समुदाय एक प्राथमिक समूह है जिसमें जीवन के अनेक कार्य समूह में ही एक दूसरे के सहयोग से किए जाते हैं। यह कथन किसका है, ब्राउनेल का। समुदाय के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। प्रशासकीय एवं सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक केंद्र, ऐतिहासिक स्थल। संघ भावना के विकास के लिए क्या आवश्यक है। विद्यालय असेंबली का होना, भवन प्रणाली, विद्यालय की यूनिफॉर्म। तथ्यात्मक ज्ञान की विशेषता है उचित एवं अनुचित की संभावना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के लोकव्यापीकरण को क्या कहा गया है, सबके लिए शिक्षा। सामाजिक पुनः निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णायक महत्व है। यह कथन किसका है, एस चक्रवर्ती का।
स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सर्वाधिक सराहनीय एवं अग्रणीय कार्यकर्ता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले और नरेश सयाजीराव गायकवाड़ थे। शिक्षा के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? अमेरिकी शिक्षाविद हैंडरसन के अनुसार शिक्षा के 3 आवश्यक अंग हैं: प्रशिक्षण, निर्देश और प्रेरणा। प्रधानाध्यापक के क्या कार्य हैं? नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना। प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? व्यक्तिक गुण, व्यावसायिक गुण, प्रशासकीय गुण। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह किसका कथन है? जॉन ड्यूवी का। विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा जोखा किसमें रखा जाता है? विद्यालय कैलेंडर में। कार्यालय को विद्यालय की नाड़ी संस्थान किसने कहा है? रायबर्न ने। अब है इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न। एक विद्यालय नेता के प्रमुख उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं? प्रमुख उत्तरदायित्व: योजना बनाना, व्यवस्था बनाना, पर्यवेक्षण करना। शैक्षणिक नेतृत्व के अंतर्गत अध्यापक के कौन कौन से कार्य आते हैं? लिखिए। अधिगम प्रक्रिया में सुधार, सहायता और सलाह देना, सहयोगात्मक अधिगम, उचित मार्गदर्शन करना। दल नेतृत्व के उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य: सामाजिक गुणों का विकास, आत्मविश्वास की भावना का विकास, क्षमताओं का सर्वोत्तम लाभ, निरीक्षण की क्षमता का विकास। स्कूल शिक्षा विभाग के 4 उत्तरदायित्व लिखिए। दायित्व: सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, साक्षरता की व्यवस्था करना, निरक्षरों को साक्षर बनाना, 15 से 35 वर्ष निःशक्त बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृत शिक्षा का विकास तथा आधुनिकीकरण। मदरसा बोर्ड के 2 कार्य लिखिए। पिछली बार ये प्रश्न आया हुआ था। कार्य: मदरसा शिक्षा को निर्देशित करना और उसका पर्यवेक्षण करना, निहित रीति में मदरसे की प्रबंध समितियों की नियुक्ति करना। प्रशासनिक रूप से प्रधानाध्यापक को कैसा होना चाहिए? संक्षेप में लिखिए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक से यह उम्मीद की जाती है कि वह एक शैक्षिक दृष्टा हो, शैक्षणिक तथा पाठ्यचर्या के नेतृत्वकर्ता हो, मूल्यांकन विशेषज्ञ हो, अनुशासन प्रिय हो, सुविज्ञ हो, एक अच्छे प्रबंधक हो, नीतिगत आदेश और पहल शक्ति के संरक्षक हों। प्रधानाध्यापक को एक ही दिन में कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। प्रधानाचार्य के 2 कार्य लिखिए। कार्य: एक समावेशी कक्षा का निर्माण करना जिसमें सभी को समान अवसर और चुनौतियों का सामना करना हो। कार्य करने और परिणाम तक पहुंचने के अवसर समानता पर उपलब्ध हों। ऐसी कक्षा में विद्यार्थी समस्याओं के हल स्वयं ढूंढते हैं। शैक्षिक स्तर के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए शिक्षकों के प्रयास, प्रक्रिया और निर्देशों को पक्षपाती न होकर उद्देश्यपरक और नैतिक मूल्यों की स्थापना पर आधारित होने चाहिए। परिवर्तन के लिए नेतृत्व करने वाले नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? गुण: जोखिम उठाना, समूह के प्रति उदारता और विश्वास, मूल्यों को महत्व देने वाला, सतत अध्ययन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना, भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। विद्यालय में प्रशासनिक नेतृत्व का एक उद्देश्य लिखिए। शिक्षकों की भूमिका को प्रभावशाली बनाना। दल में कार्य करने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यता: समायोजन की क्षमता और सहभागिता की भावना। दल तैयार करने में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? कोई 4 लिखिए। दल तैयार करने में सावधानियां: छात्रों की रुचियों का ध्यान, छात्रों की योग्यता का ध्यान, कार्य की प्रकृति का ध्यान, उद्देश्यों पर ध्यान, स्वतंत्रता के आधार पर दल निर्माण। अगर 4 पूछे तो 4 ही लिखनी है, और अगर लघुत्तरीय पूछे या दीर्घोत्तरीय पूछे तो इसी में हेडिंग बना के इन सभी को इनमें मैटर बढ़ा दीजिएगा। 12वां प्रश्न है, दल तैयार करने के सोपान लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। दल तैयार करने के लिए सोपान: उद्देश्यों का निर्धारण, योजना बनाना, संसाधन की उपलब्धता, गतिविधियों का निर्धारण, दल के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण, दल नेतृत्व का निर्धारण। 13वां प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। अर्थ: प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्टर का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है कार्य करना, व्यवस्था करना। फलतः यह शब्द जनता के कार्यों को करने एवं देखभाल से जुड़ा है। परिभाषा: डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, बालिकाओं की शिक्षा हेतु अपने सुझाव दीजिए। बालिकाओं की शिक्षा हेतु निम्न सुझाव हैं: बालिका विद्यालयों की स्थापना करना, रूढ़ बालिका की समस्या को खत्म करना, बालिका शिक्षा हेतु बालिका सहायता कोष,
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बालिका विद्यालय की स्थापना करना। प्रशासनिक नेतृत्व के सिद्धांत लिखिए। प्रशासनिक नेतृत्व के सिद्धांत: एक, नीति निर्धारण सिद्धांत, उपयोगी प्रक्रिया का सिद्धांत, नीतियों के क्रियान्वयन का सिद्धांत, नेतृत्व संबंधी गुणों का सिद्धांत। दल नेतृत्व के लिए प्रमुख योग्यताएं लिखिए। दल नेतृत्व के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए: आत्मविश्वास की भावना, दल के प्रतिनिष्ठा, सामाजिक गुण, सार्वजनिक हित की भावना, प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इसके बाद है इकाई नंबर 4, शिक्षा में बदलाव, सुगमता। इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो सन 1959 में। 1975 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो महिला वर्ष के रूप में। 1958 में महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति का गठन किया गया था? दुर्गाबाई देशमुख समिति। कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ प्रावधान है? नवोदय विद्यालयों में। किस देश में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? इंग्लैंड में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब? सन 1969 ईस्वी में। प्रौढ़ शिक्षा का नाम समाज शिक्षा कब रखा गया? 1949 में। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय साक्षरता अभियान कब प्रारंभ किया गया? सन 1988 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। यदि सीखने की प्रक्रिया को किसी रूप में जीवित रखा जाएगा तो साक्षरता आंदोलनों का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? सन 1952 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित हुआ? 1988 में। शिक्षा मंत्रालय का नया नाम क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसके बाद इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जिला प्राथमिक कार्यक्रम के 2 कार्य लिखिए। 6 से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शाला में लाना, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान के 2 लक्ष्यों को लिखिए। लक्ष्य पहला, स्कूल के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी, सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक विषमताओं को दूर करना। बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? लड़कियों की शिक्षा का परिवार में सबसे निम्न प्राथमिकता। निर्णय में सामान्यतः महिलाओं की भागीदारी नहीं होती। गरीबी अर्थात यदि पालक 2 में से 1 ही बच्चे की पढ़ाई कराने में सक्षम हो तो वे लड़के की पढ़ाई ही चुनते हैं। बालिका शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? योजनाएं: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, साइकिल वितरण, सामान्य निर्धन छात्रवृत्ति योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास कहाँ खोले गए? चयनित विकास खंडों में जहां महिला एवं पुरुष साक्षरता दर का अंतर राष्ट्रीय औसतन से अधिक एवं महिला साक्षरता दर ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत से कम हो, वहां कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास खोले जाते हैं। ओपन स्कूल बालिकाओं को क्या प्रक्रिया प्रदान करते हैं? ओपन स्कूल के माध्यम से 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा फीस में 25% की छूट मिलती है। शिक्षक समाख्या के 2 लक्ष्य लिखिए। लक्ष्य: अध्यापक द्वारा छात्रों की सहायता से चार्ट, चित्र इत्यादि का निर्माण कर विद्यालय में लगाना। लोक गीतों, लोक नृत्य, लोक परंपराओं के द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन देना। शैक्षिक भ्रमण को समझाइए। छात्रों के विकास के साथ साथ उसे मनोरंजन के द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए विद्यालय को शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करना चाहिए। भ्रमण के दौरान उसे प्रत्यक्ष देखने और अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है, तब वह समस्त ज्ञान अपने मस्तिष्क में धारण कर लेता है। शैक्षिक यात्राएं विद्यार्थियों को विद्यालय से बाहर का वास्तविक ज्ञान एवं अवलोकन का अवसर देती हैं। समुदाय की समस्याएं कौन कौन सी हैं? समस्याएं: निरक्षरता, निर्धनता, स्वास्थ्य की समस्या। बालिकाओं के शाला न जाने के क्या कारण हैं? कारण: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, शैक्षणिक कारण, अन्य कारण, बीमारी, विकलांगता। ये दोनों क्वेश्चन अगर लघु उत्तरीय में या दीर्घ उत्तरीय में पूछें तो आपको यही हेडिंग्स बना के मैटर लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद है अंतिम इकाई नंबर 5, शिक्षक विकास की समझ। इसमें पहला प्रश्न है आपका, यह कथन किसका है? जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे दार्शनिक हैं। प्लेटो का, क्योंकि प्लेटो भी एक महान दार्शनिक थे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? 1993 में। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने कितनी क्षेत्रीय समितियां नियुक्त की? 4। प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्था ने स्थापित किया? केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने। यह प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना कब हुई? 1952 में।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सचिवालय का नेतृत्व कौन करता है? शिक्षा सचिव। प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? प्रोसे ने। दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया? वुडरो विल्सन ने। अध्यापकों के शिक्षण के लिए नवीन योजनाओं की रूपरेखा कब और किसके द्वारा तैयार की गई? 1874 में प्रांत के गवर्नर कैंपबेल ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक नवीन योजना तैयार की। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? वुड के घोषणा पत्र को प्राप्त है। मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए किसे अपना आदर्श माना है? बंगाल को अपना आदर्श माना और देसी पाठशालाओं को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। भारत के सब प्रांतों में शिक्षा विभाग का कार्य कब पूर्ण किया जा चुका था? 1856 के अंत में। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? 23 सितंबर 1955 को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। अध्यापकों का प्रशिक्षण कितने प्रकार का होना चाहिए? प्रशिक्षण विद्यालय केवल 2 प्रकार के होने चाहिए। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1948 में किया। जितने भी एक वाक्य में प्रश्न हैं ये वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान किसी भी पूछे जा सकते हैं। इनकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है संडे का और सैटरडे का, सोमवार को आपका पेपर है। बढ़िया तैयारी करके जाइए ताकि अच्छा पेपर जाए। वीडियो आप छोड़िएगा मत, सारे देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर डाला हुआ है। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अध्यापकों का प्रशिक्षण कितने प्रकार से होना चाहिए? अध्यापकों का प्रशिक्षण 2 प्रकार से होना चाहिए। प्रथम, उनके लिए जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हैं इनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए। द्वितीय, उनके लिए जो स्नातक हैं इनका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष रहे, परंतु कुछ समय के पश्चात 2 वर्ष का कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं? माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता वृद्धि, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? 1948 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि माध्यमिक शिक्षा की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाए। केंद्रीय बोर्ड के सुझाव को स्वीकार करके भारत सरकार ने 23 सितंबर 1955 को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षक आयोग की नियुक्ति की। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में संचालन करने वाली कौन सी संस्थाएं हैं? नाम लिखिए। केंद्र सरकार स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में संचालन करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत संस्था है। भारत सरकार इस संस्था के अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली, नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की सहायता से विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वाह करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। इस मंडल के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। किसी भी शिक्षा संबंधी प्रश्न पर जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए परामर्श देना। भारत सरकार के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं परामर्शों को एकत्रित करना तथा उनकी जांच करके अपनी सिफारिशों के साथ भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2 कार्य लिखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख 2 कार्य निम्नलिखित हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने एवं शिक्षण स्तर को उच्च बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को सलाह देना। भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में समन्वय रखने तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के 2 कार्य लिखिए। NCERT के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना। विद्यालय शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्याख्या करना। डिस्क्रिप्शन में NCERT का पूरा टॉपिक है, उसकी लिंक है, उसे जरूर देख लीजिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के कार्य लिखिए। शिक्षा नियोजकों तथा प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचारों का प्रसार, परामर्शदात्री सेवा, प्रकाशन, कार्यक्रम सहयोग। शिक्षा आयोग 1964-1966 ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करने और समुन्नत बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए थे? शिक्षा आयोग के
सुझाव निम्नांकित हैं। शिक्षा की पृथकता का अंत, व्यावसायिक शिक्षा में सुधार, प्रशिक्षण काल, प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा के शिक्षकों की व्यावसायिक तैयारी। प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षा आयोग 1964-1966 के विचार एवं सुझाव संक्षेप में लिखिए। आयोग ने शिक्षा में जिन महत्वपूर्ण अंगों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और सुझाव दिए वे निम्नलिखित हैं। शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना और स्तर, शिक्षक की स्थिति, अध्यापक शिक्षा, छात्र शिक्षा और जनबल, शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यालयों का शिक्षा स्तर, विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन और निरीक्षण, उच्च शिक्षा, कृषि की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, वयस्क शिक्षा, शिक्षण विधियाँ, मार्ग प्रदर्शन और मूल्यांकन, व्यावसायिक प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा। एनसीईआरटी के अनुसार अध्यापक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। एनसीईआरटी के अनुसार अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापकों में आधुनिक ज्ञान तथा अधिगम के सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षण की दक्षताओं का विकास करना, शिष्यों के प्रति उनके संपूर्ण विकास के दृष्टिकोण में निर्देशन प्रदान करने के लिए उनके अंदर बोध, रुचियां, अभिवृत्तियों तथा कौशलों का विकास करना। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा निर्धारित उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा निर्धारित उद्देश्य: भारतीय संविधान द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय मूल्यों तथा उद्देश्यों के विकास की क्षमता में वृद्धि करना, अध्यापकों को इतना सक्षम बनाना कि वे सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम या एजेंट बनाने की क्षमता का विकास कर सकें। ये सारे 5 इकाइयों के आपके प्रश्न हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के ज़रूर पढ़िएगा या फिर प्लेलिस्ट से वीडियो देख के पढ़िएगा, क्योंकि सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर बहुत ही अच्छा आपका जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।